नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा और अच्छा और खुशहाल होगा। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सुप्रभात, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। डियर, आज हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान का यानी कि बाल विकास सीडीपी का एक 40 प्रश्नों का दमदार प्रैक्टिस सेट, जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो, यहीं से प्रश्न बनना तय है डियर। तो वीडियो को अंत तक वॉच करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित है? तो शैक्षिक मनोविज्ञान से रिलेशनशिप की बात आई है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है शैक्षिक उद्देश्यों को प्रभावशाली बनाने के लिए तकनीकों का अन्वेषण। दूसरा कह रहा है शैक्षिक उद्यम के लिए उद्देश्यों को परिभाषित करना। तीसरा कह रहा है अधिगम प्रक्रिया के लिए अवबोध को पूर्णतः बढ़ावा देना। चौथा कह रहा है अधिगमकर्ता के अवबोध के लिए बढ़ावा देना। तो क्या आप अधिगमकर्ता के अवबोध के लिए बढ़ावा देंगे? बात सही है। अवबोध को पूर्णता बढ़ावा देंगे, यहाँ पूर्णता लगा है डियर। तो ये मनोविज्ञान जो संबंधित है डियर, वो संबंधित होगा शैक्षिक उद्देश्यों को प्रभावशाली बनाने के लिए तकनीकों का अन्वेषण। ये ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि यहाँ अन्वेषण की बात की गई है और अन्वेषण खोज आधारित उपागम है डियर। तो हम खोज पर ज़्यादा बल देंगे, अन्वेषण पर ज़्यादा बल देंगे, इसलिए ए ऑप्शन एकदम सही है। अब बात आई है अन्वेषण की, खोज की, जिसे हम ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जानते हैं डियर। इसकी खोज अगर पूछ ले तो आप बता दीजिएगा। लंदन के एक महान मनोवैज्ञानिक रसायन शास्त्री थे जिनका नाम था आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग ने ही अन्वेषण विधि की खोज की थी डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी? तो जो मनोविज्ञान है डियर, ये पहले दर्शन शास्त्र का विषय था। बाद में जो मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी गई, तो उसको जो है विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से हटाकर व्यवहार में लाया, पहले प्रतिपादित किया और फिर उन्होंने बुक कोई रचना की। तो बी ऑप्शन एकदम सही है, विलियम जेम्स। अब आपके दिमाग में आया होगा कि मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कौन सी है। तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट में बताइएगा कि मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कौन सी है। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं इसका उत्तर अभी दूंगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के जो अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है, वो पूछ रहा है। तो जो आत्मनिरीक्षण विधि है डियर, ये वस्तुनिष्ठ विधि नहीं होती। इसका जो सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है संज्ञानात्मकवाद से, व्यवहारवाद से, निर्मितवाद से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रशिक्षण और अभ्यास है डियर, ये संबंधित है व्यवहारवाद से। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एक वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया गया है। तो वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन पर जो बल दिया गया है डियर, वो दिया गया है संरचनात्मकवाद पर। बी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो संबंधित व्यवहार और व्यक्तित्व है, ये परिभाषा B.F. स्किनर की है डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किसी कक्षा में शिक्षण के समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं तथा रुचियों को मस्तिष्क में रखना चाहिए। निम्नलिखित में से इसमें कौन सा आयाम इस पक्ष को ध्यान में रखता है? तो इस पक्ष को जो ध्यान में रखेगा डियर, वो मनोवैज्ञानिक आयाम होगा डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो मनोविज्ञान में जो व्यवहारवाद की बात की थी, वो सबसे पहले महान मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद के जॉन G.B. वाटसन ने की थी। डी ऑप्शन एकदम सही है।
जेबी वाटसन का एक कथन बहुत फेमस है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने कहा था कि मुझे तुम एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चोर, डाकू, वकील कुछ भी बना सकता हूँ डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, आज की क्लास में 50 बालक बैठे हुए पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें से एक बालक क्या है, उदंड है, जो कि अन्य बालकों को क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा है डियर। तो आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसी व्यक्ति को, उसी बालक के बुलाएंगे डियर। तो हम इसमें व्यक्तिगत अध्ययन विधि करेंगे। जब एक बालक की बात आएगी तो व्यक्तिगत उससे जो है हम बातचीत करेंगे, उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे कि उसको दिक्कत क्या है, क्यों वो आगे वाले बालक को डिस्टर्ब कर रहा है डियर। बी ऑप्शन एकदम सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है डियर, वो विज्ञान के रूप में है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है, वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। इस प्रकार के अंतरण को क्या कहा जाएगा? एक विद्यार्थी है, गणित की क्लास में आप देख रहे हैं कि वो सवालों को हल करना सीख रहा है। वह अपने जोड़ के जो उसका जोड़ घटाना था वो पूर्व ज्ञान था डियर, उसका प्रयोग करके वो बड़े बड़े सवालों को सॉल्व कर रहा है। तो वो अधिगम अंतरण का कौन सा प्रयोग यूज कर रहा है? क्या धनात्मक है, या क्षैतिज है, या ऊर्ध्व है, या द्विपार्श्विक है? तो डियर जब आप जोड़ घटाने से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या है, ये ऊर्ध्व कहलाता है डियर। ऊपर जा रहे हैं तो ये ऊर्ध्व अंतरण होगा। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसका सही मिलान नहीं है? सही मिलान पूछ रहा है डियर। तो मानवतावादी कार्ल रोजर्स का एकदम सही है। प्रकारवाद विलियम जेम्स का है। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड का है। संरचनावाद ये जॉन जीबी वाटसन का नहीं है, क्योंकि जीबी वाटसन आपको पता है ये व्यवहारवाद के जनक हैं। और संरचनावाद ये बुंट और टिचनर की देन है डियर। तो सी ऑप्शन याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आधुनिक समय में मनोविज्ञान को माना जा रहा है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारा मनोविज्ञान है वो किस स्तर पर है? पहले दर्शन था, फिर आत्मा में आया मनोविज्ञान, फिर चेतना में आया डियर। आज की बात पूछ रहा है आधुनिक समय में। तो जो आधुनिक समय में मनोविज्ञान है ये व्यवहारों का अध्ययन है डियर। मानव के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। आधुनिक मानव मनोविज्ञान व्यवहार पर चल रहा है डियर। तो डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो जो मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है डियर, ये कहा था वुडवर्थ ने। डी ऑप्शन एकदम सही है। वुडवर्थ जो कि प्रश्नावली विधि के भी जनक माने जाते हैं। अगर प्रश्नोत्तर पूछे तो आप सुकरात का नाम याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभवों का विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो जो मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभवों का विज्ञान है डियर, ये कथन स्किनर महोदय का है। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभवों का विज्ञान है, स्किनर अभी बता चुका हूँ ऊपर ही। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है, ये कथन किसका है? तो मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का जो अध्ययन है डियर, वो क्रो एंड क्रो का है। बी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो जहां आचरण लग जाए व्यवहार में, यथार्थ विज्ञान की बात पूछ ले तो आप विलियम मैकडूगल का नाम याद रखिएगा। बी ऑप्शन एकदम सही है। अब विलियम मैकडूगल, इनकी एक बुक थी द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने इस बुक में सबसे पहले व्यवहार शब्द की बात की थी डियर। मैकडूगल जो कि मूल प्रवृत्तियों के जनक भी माने जाते हैं, इन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति भी बताई है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो जो व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है डियर, ये कहा था W.S. वुडवर्थ ने। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आकाश और धरती की सभी वस्तुएं मनोविज्ञान के क्षेत्र
के अंतर्गत आ जाती हैं किसने कहा था? तो आकाश या धरती के बीच जितना भी जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है यह मनोविज्ञान है। एक लाइन में इस परिभाषा को अंगीकृत करने वाले महान मनोवैज्ञानिक जो कि प्रयोजनवाद के भी जनक माने जाते हैं, विलियम जेम्स ने कहा था बी ऑप्शन एकदम सही है। ये प्रयोजनवाद के जनक माने जाते हैं और ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थेडियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संस्थानों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है। ये परिभाषा किसने दी है? क्या क्रो एंड क्रो ने कहा है, स्टीफन ने कहा, या ट्रो ने कहा, या थॉर्नडाइक? तो जो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संस्थानों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है डियर, ये कहा था ट्रो महोदय ने। बी ऑप्शन एकदम सही है। ट्रो ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संस्थानों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करती है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जो शिक्षण को और सीखने के साथ संबंधित करती है। ये कथन किसका है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की वो शाखा जो शिक्षण को और सीखने के साथ संबंधित करती है, ये कथन है स्किनर का। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। ये कथन किसने कहा था? तो जो प्रभावित करते हैं डियर, ये कहा था स्टीफन ने। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण को अधिगम को प्रभावित करते हैं। ये किसने कहा था? तो ये परिभाषा एलिस क्रो की है डियर। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मनोविज्ञान के संरचनात्मक उपागम किससे संबंधित है? तो जो संरचनात्मक उपागम है डियर, ये विलियम वुंट से संबंधित है। ये वही विलियम वुंट हैं जिन्होंने प्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की थी डियर। याद रखिएगा 1879। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मनोविज्ञान की प्रकारवादी उपागम किससे संबंधित है? तो जो प्रकारवादी उपागम है डियर, ये गेस्टाल्टवादियों से संबंधित था। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मनोविज्ञान की संज्ञानात्मक उपागम किसने कहा था? मनोविज्ञान को संज्ञानात्मक उपागम कहने वाले जो महान मनोवैज्ञानिक थे वो गेस्टाल्टवादी थे डियर। और गेस्टाल्टवादी यानी कि वर्दीमर और कोहलर। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से या समग्र रूप से। कोहलर ने चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था डियर, जिसका नाम सुल्तान था। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? तो जो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है डियर, वो घूमती है शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभवों के। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक देता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो बल देता है डियर, वो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। बी ऑप्शन में आप देख रहे हैं छात्र केंद्रित शिक्षा लिखा हुआ है, यही एकदम सही है। अब बात आई है छात्र केंद्रित शिक्षा यानी बाल केंद्रित शिक्षा की। तो बाल केंद्रित शिक्षा की जो विश्व में सबसे पहले वकालत किए थे वो थे जॉन डीवी। लेकिन अगर भारत में बाल केंद्रित शिक्षा की बात पूछी जाए तो आप गीजू भाई बधेका का नाम नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? तो बाल मनोविज्ञान में जो शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य मेन स्थान है वो बालक को ही दिया गया है डियर, क्योंकि जो हमारी बाल केंद्रित शिक्षा है वो यही कह रही है कि हमें जो सारे वर्क करने हैं, सारे कार्य करने हैं, वो बालक को केंद्र में मानकर करना है डियर। हमारा एनसीएफ भी यही कहता है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय की प्रवेश की अवस्था कहा गया है? तो आप जानते हैं विद्यालय में जो प्रवेश की अवस्था है वो 6 वर्ष से लेकर 6 से 14 वर्ष तक जो राइट टू एजुकेशन है हमारा कंपलसरी फ्री एजुकेशन, वो 6 से 14 वर्ष विद्यालय की बात करता है डियर। तो 6 से 14 ये बाल्यावस्था में आता है। तो बी ऑप्शन एकदम सही है।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, ये किसने कहा था? तो जो बाल्यावस्था को विकास का अनोखा काल कहा था डियर, वो कहे थे कॉल एवं ब्रूस ने। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी कर लेता है, ये कथन किसका है? तो बात आई है खेल विधि की। तो बता दें खेल विधि के जनक फ्रॉवेल को माना गया है, जो कि जर्मनी के थे। अगर आधुनिक खेल विधि की बात आपसे पूछी जाए तो कार्लवेल कुक का नाम नोट रखिएगा। अब यहाँ खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करते हैं, ये कहे थे कार्ल ग्रूस ने कहा था डियर। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, किसने कहा था? तो जो बालक को कहानी कथन के माध्यम से हम समझाते हैं, तो इससे जो है बालक में तार्किक शक्ति, कल्पना शक्ति, कल्पनात्मक चिंतन का जो है क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, विकास होता है डियर, और वो नैतिक शिक्षा भी सीख लेता है। ये कथन महान मनोवैज्ञानिक कॉल सेनिक का है। बी ऑप्शन याद रखिए, कॉल सेनिक ने कहा था। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है। जब बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर बल आप क्या देंगे, न्यून देंगे या अधिक देंगे, नहीं देंगे या अत्यधिक देंगे? तो बाल्यावस्था में हम जो भाषा के ज्ञान पर बल है वो अधिक देंगे डियर, ज़्यादा देंगे तभी वो जो है भाषा में प्रवीणता पा पाएगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाता है, तो जो है अधिक दिया जाना चाहिए डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था कौन सी है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट डाल्टन ये भी खेल पर ही है। बेसिक भी सही है। तो डी ऑप्शन एकदम सही है। डी फॉर डेनमार्क इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बाल्यावस्था में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो जब बाल्यावस्था में बालक होता है डियर, तो उसके पास 270 हड्डियां होती हैं। बी ऑप्शन एकदम सही है। लेकिन अगर एक स्वस्थ मनुष्य में, यंग मनुष्य में, एडल्ट मनुष्य में पूछा जाए कुल हड्डियों की संख्या, तो 206 होती है डियर। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात आई हड्डियों की, तो बता दें हड्डियों का जो अध्ययन है वो ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। और शरीर की सबसे जो बड़ी हड्डी है वो फीमर है, जो हमारे जांघ में पाई जाती है। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान के मध्य भाग में पाई जाती है, जिसे हम स्टेपीज के नाम से भी जानते हैं डियर। बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि बाल्यावस्था में बालक के कितने स्थायी दांत होते हैं डियर। कितने स्थायी दांत होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है डियर। ये वीडियो आपको कैसा लगा बाल मनोविज्ञान का, जिसमें हमने लगभग 40 से 45 प्रश्नों का धुआं किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। मिलते हैं जल्द ही एक और वीडियो में आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।